हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 13 दैट इज व्हाई डू वी फॉल, यानी कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। हेल्थ के बारे में हमने समझ लिया है, हेल्थ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो आज हम एक नया टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने क्या देखा था कि हम बीमारियों की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक देख ली थी। हमारा जो नया टॉपिक था वो आया था टाइप्स ऑफ डिजीज़, यानी कि डिजीज़ के प्रकार। हम यहाँ पे डिजीज़ के प्रकार पढ़ रहे थे और दो प्रकार की डिजीज़ हमारे पास आई थी। हमने कहा पहले एक्यूट होती है और दूसरी होती है क्रॉनिक। तो क्या होती है एक्यूट और क्या होती है क्रॉनिक। सबसे पहले हम एक्यूट वाले में पढ़ेंगे। एक्यूट डिजीज़ लास्ट फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और क्रॉनिक में हमने क्या देखा, क्रॉनिक डिजीज लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो एक्यूट डिजीज होती है, एक्यूट में क्या होता है, वो डिजीज, वो बीमारी जो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। वहीं अगर हम क्रॉनिक की बात करें तो क्रॉनिक जो वो बीमारी होती है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लंबे समय तक जो बीमारियां होती हैं। दोनों में डिफरेंस आपको पता लगाना है, एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पे लर्न करने हैं। लेकिन हमने क्या कहा, इट कॉज रैंडमली। अब जो एक्यूट जो डिजीज हो गया, एक्यूट जो यहाँ पे डिजीज होती है, जैसे हमने कहा हमें कोल्ड हो रहा है, तो कैसी होती है, रैंडमली होती है। अचानक से हमें कोल्ड हो जाता है, अचानक से ये हो जाती है। और क्या होता है, कुछ 1 या 2 दिन में सही भी हो जाता है, कभी कभी बिना दवाई लिए भी यहाँ पे सही हो जाता है, कभी आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो ये क्या है, रैंडमली। वहीं अगर हम बात करें क्रॉनिक डिजीज की, सो इट कॉज इन अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अब जो क्रॉनिक जो डिजीज होती है, क्रॉनिक बीमारी हमने क्या कहा था, लंबे समय तक रहने वाली जो बीमारी होती है, ये रैंडमली नहीं होती है, धीरे धीरे इसकी शुरुआत होती है और धीरे धीरे करके ये बीमारी बढ़ती चली जाती है। और जब हमें पता चलता है, जैसे कि इसके जो सिम्टम्स हमें पहले पहले जब ये जो बीमारी है वो शुरू होगी, तो इसके जो सिम्टम्स हम देखते हैं, ऐसा नहीं होता कि हमें एकदम से पता चल जाते हैं। हो सकता है पहले पहले हमें पता ही ना चले कि हमें कोई बीमारी है। और जैसे कि हम यहाँ पे कैंसर की बात करते हैं, तो कैंसर क्या होता है कि बहुत कम लोगों को पता चल पाता है। बहुत जो अर्ली स्टेज होती है, यानी कि शुरुआती का जो टाइम होता है, बहुत कम लोगों को पता चल पाता है कि उन्हें कैंसर है। क्योंकि मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हमें कुछ हो रहा है, कोई भी हमें सिम्टम्स, कोई भी लक्षण हमें देखने को मिले, तो हम लोग क्या अवॉइड कर लेते हैं कि हो सकता है ऐसे ही हो रहा होगा या 1-2 दिन में ये ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, अगर वहाँ पे कुछ बीमारी है तो वो बीमारी बढ़ती चली जाती है। और ज़्यादातर केसेस क्या होते हैं कि बीमारियों का पता ऐसी स्टेज में लगता है कि जब उनका इलाज संभव नहीं हो पाता है। फिर क्या होता है, सिर्फ टाइम को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, उसके अलावा हम यहाँ पे और कुछ नहीं कर पाते। तो क्या आपको बात याद रखनी है, हमें 2 प्रकार की डिजीज याद रखनी है, एक्यूट और क्रोनिक। हमने कहा एक्यूट वो बीमारी होती है जो बहुत कम टाइम के लिए होती है, शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। और क्रॉनिक वो डिजीज होती है कि जो बहुत लंबे टाइम तक रहती है। नेक्स्ट हमने कहा जो एक्यूट डिजीज है वो अचानक से हो जाती है, रैंडमली हो जाती है, अचानक से उत्पन्न भी हो जाती है, अचानक से सही भी हो जाती है। जैसे हमने कहा कोल्ड हमें कभी भी हो सकता है, ऐसे नहीं होता कि हमें कोल्ड सर्दियों के टाइम पे ही हो रहा है। हो सकता है कि हमें समर में कोल्ड हो गया है और वो कोल्ड खुद ब खुद ठीक भी हो जाता है। वहीं हमने क्रॉनिक डिजीज की बात की, तो ये जो डिजीज है ये अचानक से नहीं होती है। सबसे पहले क्या होता है, पहले ही यहाँ पे डिजीज नहीं होती, पहले ही बीमारी नहीं होती है। कुछ वहाँ पे छोटा सा इन्फेक्शन हो गया, कोई एक सेल है, कोई एक कोशिका है, वहाँ पे छोटा सा इन्फेक्शन हो गया है। अब इस इन्फेक्शन से क्या हुआ, धीरे धीरे पूरी वो जो एक सेल थी, सेल के एक पार्ट में यहाँ पे क्या है, ये एक सेल है, और हो सकता है कि यहाँ पे इन्फेक्शन शुरू हो गया। इन्फेक्शन कोई रीज़न है, किसी रीज़न के द्वारा यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया। अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है, सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे, जेनेटिक फैक्टर देखेंगे। आनुवंशिक क्या होता है, जैसे कि जीन में कोई चेंजेस आ गए हैं, यानी कि जीन में क्या हो गया है, म्यूटेशन। हमने कहा था म्यूटेशन हम पढ़ते हैं, जीन में क्या होता है, जो जीन होता है, जीन के सीक्वेंस में चेंजेस, जीन के नंबर में चेंजेस, जीन के अरेंजमेंट में चेंजेस, किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन यहाँ पे आ रहा है उसे हम म्यूटेशन कहते हैं। किसकी बात हो रही है, जीन की यहाँ पे बात हो रही है। और जीन क्या है, यहाँ पे डीएनए का एक छोटा सा वो पार्ट है जो कि किसी कैरेक्टर को यहाँ पे क्या करता है, रेगुलेट करता है। यानी कि
किसी भी कैरेक्टर, किसी भी लक्षण के लिए जो एक उत्तरदायी जो पार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। हमने कहा कि कोई कैरेक्टर है, जैसे कि यहाँ पे लंबाई का कैरेक्टर है, हमारी जो हाइट है, हमारी हाइट के लिए भी एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। हमारा जो फिजिकल अपीयरेंस है, हमारे कोई भी चीज़ है, चाहे हम अपनी आंखों का कलर कहेंगे, चाहे हम अपने बालों का कलर कहेंगे, हमारी हाइट हो गई है, हमारी आवाज़ हो गई है, सारी जितनी भी कैरेक्टर हम अपने में देखते हैं, सबके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन है। अब जीन यानी कि जीन्स हैं, बहुत सारे जीन्स होंगे, अलग अलग प्रकार के जीन अलग अलग कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। आगे आप पढ़ेंगे कि हो सकता है कि एक कैरेक्टर को बहुत सारी जीन यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, हो सकता है कि एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है और एक कैरेक्टर को बहुत सारी जीन यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। इन शॉर्ट हमने क्या सीखा, हमने सीखा कोई भी कैरेक्टर है उसे कौन कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे जीन कंट्रोल कर रहा है। अब एक फिक्स होता है यहाँ पे, जब हमने डीएनए के स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, आप आगे पढ़ेंगे डीपली तो हम देखेंगे कि वहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी कि 2 स्ट्रैंड यहाँ पे होते हैं डीएनए में, और वहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो फिक्स होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो अगर इस अरेंजमेंट में कोई चेंज हो गया, इसके सीक्वेंस में कोई चेंज हो गया, इसके नंबर में कोई चेंज हो गया है, इसे हम म्यूटेशन कहते हैं। यानी कि जीन में किसी भी प्रकार का चेंज हो रहा है तो हम उसे म्यूटेशन कह रहे हैं। तो अगर जब जो जीन था वो नॉर्मल जीन था, हमने कहा कोई एक जीन है, ये क्या है, नॉर्मल जीन है। अब ये नॉर्मल जीन है तो क्या करेगा ये यहाँ पे, नॉर्मल प्रोटीन का यहाँ पे निर्माण करेगा। नॉर्मल प्रोटीन अब क्या करेगा यहाँ पे, नॉर्मल कैरेक्टर को यहाँ पे शो करेगा। क्या हो रहा है, नॉर्मल जीन है, नॉर्मल जीन से नॉर्मल प्रोटीन यहाँ पे बनी, नॉर्मल प्रोटीन से यहाँ पे नॉर्मल कैरेक्टर यानी कि एक सामान्य गुण जो प्रदर्शित हो रहा है। कोई भी कैरेक्टर है, हम सारे कैरेक्टर की बात करें। अब हमने कहा इस जीन में अगर कोई चेंज आ जाए और ये जो नॉर्मल जीन यहाँ पे था ये कैसा हो गया, यहाँ पे एबनॉर्मल हो गया है। एबनॉर्मल यानी असामान्य जीन हो गया, म्यूटेशन हो गया है। अब अगर ये एबनॉर्मल यहाँ पे हो गया है तो क्या करेगा ये, अब एबनॉर्मल प्रोटीन का निर्माण करेगा और एबनॉर्मल प्रोटीन एबनॉर्मल कैरेक्टर को शो करेगा। क्या कर रहा है ये कर रहा है कि जीन में चेंज हो गया, जीन में परिवर्तन हो गया, प्रोटीन में परिवर्तन हो गया, अब क्या हो गया, कैरेक्टर में क्या हो गया, यहाँ पे परिवर्तन हो गया। सेम यही चीज यहाँ पे हुई। हो सकता है कि जो इन्फेक्शन है वो म्यूटेशन से हो, फिजिकल फैक्टर से हो, यानी कि यूवी रेडिएशन, जो रेडिएशन होती हैं बहुत हार्मफुल होती हैं, हो सकता है उन रेडिएशन से कुछ चेंजेस हुए हो सकता है कि कुछ केमिकल से कुछ चेंजेस हुए, जैसे कि कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं, कुछ लोग तंबाकू या गुटखा खाते हैं या स्मोकिंग करते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। केमिकल देखिए, जब हम बात कर रहे हैं जीन की तो बायोलॉजिकल फैक्टर आ गया, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे यूवी रेडिएशन की तो फिजिकल फैक्टर आ गए हैं, और जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ड्रग्स की तो यहाँ पे केमिकल फैक्टर आ गए। सारे ही फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, सारी चीजों को आप कनेक्ट करते चले जाएंगे क्योंकि आपके पास क्वेश्चन किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो अलग अलग फैक्टर हो सकते हैं कि जिससे क्या हुआ, हमारी जो सेल थी, सेल में इन्फेक्शन शुरू हो गया है। इन्फेक्शन का क्या मतलब होता है कि जो सेल है, सेल क्या हो रही है, धीरे धीरे सेल डिग्रेड होने लग गई है। तो धीरे धीरे ये जो इन्फेक्शन था अब ये बड़ा होके पूरी सेल में फैल गया है, पूरी सेल अब यहाँ पे इन्फेक्टेड हो गई है। अभी तक अर्ली स्टेज ही चल रही है। उसके बाद क्या होगा, ये इन्फेक्शन पास वाली सेल में जाएगा, ये इन्फेक्शन फिर पास वाली सेल में जाएगा, और इस प्रकार से ये क्या करेंगे, बहुत बड़े रीजन में फैल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होती है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो सेल यहाँ पे सेल का अपघटन होने लगता है या फिर सेल यहाँ पे सड़ने लगती हैं। अगर हम साधारण भाषा में कहें तो यहाँ पे क्या होती है, सेल डैमेज होने लगती है, सेल वहाँ पे नष्ट होने लगती हैं, जिसे हम सड़ना कहते हैं। सेल नष्ट होने लगती हैं और इस प्रकार से एक सेल से दूसरे सेल में ये इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है, और जब एक बहुत बड़े रीजन में ये फैल जाता है तब हम कहते हैं ये डिजीज हो गई, ये बीमारी हो गई है। तो कभी कभी क्या होता है, हमें तब पता चलता है जब बहुत इतने बड़े रीजन में ये इन्फेक्शन फैल जाता है कि उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो अब आप देखिए कि ये जो क्रॉनिक डिजीज थी ये किस प्रकार से शुरू हुई। पहले एक सेल था और सेल में एक छोटा सा इन्फेक्शन था, उसने फिर उस पूरे सेल को इन्फेक्ट किया, फिर सामने वाले सेल को इन्फेक्ट किया और धीरे धीरे पूरे रीजन को इन्फेक्ट किया। तो इसमें ये टाइम लेता है।
लॉन्ग टर्म डिजीज इसीलिए कह रहे हैं कि जो क्रॉनिक डिजीज है लंबे समय तक चलने वाली डिजीज है। वहीं अगर हम यहाँ पे एक्यूट डिजीज की बात करते हैं तो सिंपली हमारा क्या होता है, हमें कोल्ड होने लगता है, हमारा जो थ्रॉट है थ्रॉट में पेन होने लगता है, हमारी जो नेजल कैविटी है वो बंद होने लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो म्यूकस है, जो म्यूकस हमारी बॉडी में सिक्रीट हो रहा है, क्या काम है म्यूकस का? हमारी बॉडी को सेफ्टी प्रदान करता है। अलग अलग जो ऑर्गन होते हैं वो म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। तो जब म्यूकस का वहाँ पे अमाउंट बढ़ जाता है तो वो म्यूकस अब क्या होता है, हमारे थ्रॉट में, हमारी नेजल कैविटी में जमने लगता है। और जैसे ही वो क्या होगा, वो म्यूकस वहाँ से रिमूव होगा तो वैसे ही क्या होगा, हमारा जो कोल्ड है वो सही हो जाता है। ये क्या इन्फेक्शन नहीं है बल्कि म्यूकस बाहर निकल रहा है। इसीलिए कहते भी हैं कि कोल्ड यानी कि सर्दी जुकाम लगना सही होता है कभी कभी, लेकिन अगर बार बार लग रहा है तब प्रॉब्लम होती है। अगर कभी कभी लग रहा है तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये डिफरेंस हमने देख लिया। लास्ट में हमने क्या देखा? हमने देखा इट डज नॉट कॉज अ मेजर इफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ, यानी कि जो एक्यूट डिजीज होती है वो हमारी हेल्थ पे कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं डालती है। सिंपली अगर हमें फीवर हो रहा है तो 1 दिन में या 2 दिन में ठीक हो जाता है, कोल्ड हो रहा है तो 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। ये सिंपल सी बात है। तो एग्जाम्पल कौन कौन से हमारे पास है? हमने कहा कफ हो गया है या डायसेंट्री हो गया है। अगर क्रॉनिक डिजीज की बात करें तो क्या होता है, इट कॉज अ मेजर इफेक्ट ऑन अ जनरल हेल्थ। ये तो हमें पता है कि ये हमारी हेल्थ पे क्या करता है, बहुत प्रभाव डालता है। एग्जाम्पल में क्या आ गए हैं यहाँ पे, एलिफेंटियासिस आ गया। क्या होता है एलिफेंटियासिस? देखिए, आपने देखा होगा, आपने इमेज भी देखी होगी कि एक मनुष्य का वहाँ पे डायग्राम आपको दिखाई दिया होता है। एक पैर तो सामान्य होता है लेकिन एक पैर बहुत ज़्यादा फूला हुआ होता है, इतना आपको बड़ा करके वहाँ पे इमेज में दिखाया जाता है और उसे कहते हैं हाथी पाँव। एलिफेंटियासिस को कहते हैं हाथी पाँव। तो क्या होता है, जो वेसल्स होती हैं, वेसल्स में यहाँ पे एक वहाँ पे जो कीड़ा कीड़ा है उसे कह सकते हैं वहाँ पे, जिसे हम क्या कहते हैं, वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी नामक जो पैरासाइट होता है, जो परजीवी होता है, वो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है और इसी वजह से जो पैर है वो पूरा फूल जाता है। तो इसे हम हाथी पाँव कहते हैं कि हाँ पैर बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये भी सडन नहीं होता है, धीरे धीरे करके यहाँ पे क्या होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी है, जो पैरासाइट है, वो पहले बहुत छोटा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा जो वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाए। बहुत छोटे से जो वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टी होगा वो हमारी बॉडी में गया होगा और जैसे जैसे उसने पोषण लिया हमारी बॉडी से, उसका जो साइज है वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया और फिर इतना बड़ा कि उसने जो वेसल्स थी उन्हें ब्लॉक कर दिया है। तो ये जो प्रोसेस है ये धीरे धीरे यहाँ पे हो रही है। सेकंड हमने कहा हार्ट डिजीज। अब हार्ट डिजीज का क्या मतलब है? जब हम कहते हैं हार्ट अटैक हो गया है, यही होते हैं हार्ट डिजीज, हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज होती हैं। तो बेसिकली हार्ट में क्या होता है कि जो हार्ट के कुछ सेल्स हैं वो कार्य नहीं करती या फिर कुछ सेल्स वहाँ पे मरने लगती हैं। तो हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। तो यहाँ पे अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि जो हार्ट के कुछ सेल्स, रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो अच्छे से नहीं हो रही है, या फिर जो केमिकल्स, कुछ रीज़न आ सकते हैं, अलग अलग रीज़न यहाँ पे हो सकते हैं। तो हमारा हार्ट, हमारे हृदय की जो कुछ कोशिकाएं होती हैं उनकी डेथ होनी शुरू हो जाती है। तो जब छोटे छोटे झटके आते हैं तो उसका क्या मतलब है, कुछ ही सेल्स वहाँ पे डेड हुई हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मेजर अटैक आता है, तो मेजर अटैक का क्या मतलब होता है कि जो हार्ट है, जो हृदय है, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़े पार्ट की जो सेल्स थी वो मर गई थी। यानी कि मरने का क्या मतलब होता है, सेल्स का काम क्या है, ब्लड को पंप करना। यही हम देखते हैं कि हार्ट जो ब्लड है वो क्या करता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी से हमारे हार्ट में आएगा। हमारा हार्ट उस डीऑक्सीजनेटेड यानी उस अशुद्ध रक्त को कहाँ भेजेगा? लंग्स में भेजता है। लंग्स से फिर वो ऑक्सीजनेटेड होके यानी कि प्योरीफाई होके फिर से क्या आता है, हमारे हार्ट में आएगा। अब हमारे हार्ट से वो ब्लड पूरी बॉडी में पंप किया जाएगा। इन शॉर्ट हमें ये पता है कि हार्ट का क्या कार्य है, ब्लड को पंप करना। ठीक है। अब क्या होगा कि अगर कुछ सेल्स यहाँ पे डेड हो गई हैं तो अब ब्लड को आगे पंप नहीं कर पाएंगे। अगर हमारी बॉडी को सप्लाई नहीं मिल रही है तो क्या होगा, इसे ही हम हार्ट का फेल होना कहते हैं। अगर हमारा हार्ट ब्लड को आगे पंप नहीं कर रहा है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, हार्ट का फेल होना कहते हैं। और इसी तभी क्या होता है, वहाँ पे हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक का क्या मतलब है, सेल्स वहाँ पे काम करना बंद कर दे रही हैं, दैट इज कॉल्ड अटैक। यही हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं।
तो यहाँ पे क्या होता है, ये भी सडन नहीं होता है। जो सेल्स है वो ऐसा नहीं कि वो एक ही दिन में हमारी बहुत सारी सेल्स डेड हो गई हैं, धीरे धीरे क्या होता है यहाँ पे होता है। जैसे कि या तो सेल्स में ब्लॉकेज यहाँ पे आ गया है, या फिर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है, कुछ केमिकल रीजन भी होते हैं। तो ये धीरे धीरे ये चीज़ें यहाँ पे होती हैं। नेक्स्ट हमने क्या, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, ये भी क्या होता है, धीरे धीरे होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास दो प्रकार की डिजीज आई, एक्यूट डिजीज और क्रॉनिक डिजीज। तो इसमें आपने क्या सीखा कि कौन सी डिजीज शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, कौन सी लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है, क्यों ये डिजीज जो लॉन्ग टाइम पीरियड में क्या होता है। अब हमें इतना तो हमें ये समझ आ गया है कि जो क्रॉनिक डिजीज होती हैं उनका अगर पहले अर्ली स्टेज पे पता चल जाए, यानी कि प्रारंभिक स्थिति में ही अगर पता चल जाए तो क्या होता है, इलाज संभव होता है। वहीं अगर हमें बात तब पता चले कि जब हमने एग्जाम्पल में हमने ये देखा था कि जो इन्फेक्शन है बहुत बड़े एरिया में फैल चुका है, तो फिर उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर कुछ भी हमें एबनॉर्मल लगता है, असामान्य लगता है अपनी बॉडी में, तो हमें उसका चेकअप कराना है, ताकि कोई अगर वहाँ पे डिजीज होने वाली हो तो वो वहीं पे उसकी रोकथाम हो जाए। तो ये हमने पढ़ा डिजीज के टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ डू क्रॉनिक डिजीज अफेक्ट अवर हेल्थ। अब हमने क्या पढ़ा, तो जो क्रॉनिक डिजीज होती है वो हमारे हेल्थ पे, हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव डालती हैं। तो हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारी हेल्थ पे यहाँ पे प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हमने क्या देखा, क्रॉनिक डिजीज टेक रिलेटिवली अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, हैंस दे आर लाइकली टू अफेक्ट अवर जनरल हेल्थ एज वेल एज। अब कोई भी चीज़ अगर बहुत लंबे टाइम तक रह रही है तो वो अपना प्रभाव आप पे छोड़ देती है। जैसे कि आप किसी के साथ बहुत लंबे टाइम तक रहते हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपके रिलेशन में कोई भी रिलेटिव है, तो आप उनके साथ रहते हो और बहुत टाइम तक रह रहे हो और सडनली वो अगर कहीं चले जाएं या आपके घर से अपने घर चले जाएं, तो आपको क्या होता है, उनकी याद आती है, आप पे प्रभाव छोड़ते हैं। वैसे ही हमारे टीचर्स भी होते हैं, आप अपने टीचर से पढ़ते हैं और जिस प्रकार का टीचर का व्यवहार, उसके पढ़ाने का तरीका होता है, उसी प्रकार का आप पे वो प्रभाव छोड़ते हैं। कुछ टीचर इतने अच्छे होते हैं कि हम स्कूलिंग कर लेते हैं लेकिन फिर भी हम उन्हें हमेशा याद रखते हैं। तो क्या हो रहा है, आप पे प्रभाव छोड़ा जा रहा है, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम तक उनके साथ हैं। अब ये सारी चीज सबके साथ होता है, चाहे वो लिविंग थिंग के बारे में हम कहें या नॉन लिविंग थिंग के बारे में कहें। छोटी सी बात है, आप एक ही बॉटल को 1 साल तक यूज करते आ रहे हो और फिर जब आप बॉटल चेंज करते हो तो फिर भी आप उसकी आदी हो जाते हो सकता है उसका कलर आपको पसंद था, हो सकता है कि उसका डिजाइन आपको पसंद था, कोई भी चीज हो सकती है। तो यही कह रहा है कि कोई बीमारी अगर लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में है तो वो अपना प्रभाव छोड़ेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ हो रहा है। बीमारी का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी शरीर की इकाई है, सेल, तो वहीं से हर चीज़ें होती हैं। चाहे हम सेलुलर लेवल पे ही हर चीज़ पढ़ रहे हैं, तो अगर हम डिजीज़ को पढ़ रहे हैं तो सेलुलर लेवल पे ही पढ़ रहे हैं। हमने कहा अगर बीमारी है, कुछ एबनॉर्मलिटी है, कुछ असामान्य चीज़ें अगर हो रही हैं तो इसका मतलब है वो हानिकारक होंगी, वो हमें हानि पहुंचाएंगी। तो ये हमें पता चलिए कि कोई चीज़ अगर लॉन्ग पीरियड तक है तो हमारी हेल्थ को वो क्या करेंगी, प्रभावित करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है दे में हिंडर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन और इंक्रीज स्ट्रेस इन अडल्ट। अब अगर चिल्ड्रंस में कोई ऐसी बीमारी है जो बहुत लंबे टाइम तक है तो उनकी ग्रोथ, उनके विकास को या फिर उनकी वृद्धि को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। और जो अडल्ट हैं, जो मेच्योर हैं, उनमें क्या करेगी, जो प्रौढ़ होते हैं उनमें क्या करेगी, स्ट्रेस को बढ़ाएगी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे टाइम तक बीमार है तो वो फिर अवसाद में आ जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो फिजिकली वो वैसे ही परेशान होता है, मेंटली वो सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ या हो पा रही हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें माइंड में आने लगती हैं और यहाँ पे स्ट्रेस की स्थिति बनती है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, दे कैन मेक अस फील टायर्ड ऑल द टाइम। अब सिंपल सी बात है, हमें अगर फीवर होता है तो हम बहुत थके थके रहते हैं। तो जो बहुत लंबे टाइम तक जो बीमार व्यक्ति होगा उसे बहुत थकान सी ऐसी फील होती है और वो एनर्जेटिक बिल्कुल भी फील नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दे कैन ऑल्सो लीड टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन वेट। अब वेट में इंक्रीज और डिक्रीज होता है, जैसे कि कोई जो व्यक्ति होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है या फिर किसी का वेट इतना बढ़ जाता है, वो उतना खाना नहीं खाएगा लेकिन फिर भी उसका वेट बढ़ता ही चला जाता है। ये आपको चेंजेस बता रहे हैं कि क्या होता है कि जो क्रॉनिक डिजीज जो होती है उनमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं दे कैन ऑल्सो अफेक्ट अवर डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड एबिलिटी टू लर्न अ न्यू थिंग।
अब हमारी हर दिन की एक्टिविटी, जो भी हम अपने रोज़मर्रा के जो कार्य करते हैं, वो सारे ही इस बीमारी से अफेक्ट होते हैं। अगर आप बीमार हैं, आप टाइम से उठ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी होती ही नहीं है। आपका रूटीन है कि आपका टाइम फिक्स है कि आप पहले पढ़ेंगे, खाना खाएंगे, खेलने जाएंगे, आप नहाएंगे, आपकी जो भी एक्टिविटीज़ होती है सारी, सब में डिस्टर्बेंस आएगा, क्योंकि अगर आप एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं तो आप कोई भी कार्य वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? हैंस वी कैन से दैट दे हैव अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन हेल्थ देन एक्यूट डिजीज। तो ये हमें पता चल गया है कि जो लंबी बीमारी होगी वो ज़्यादा प्रभाव डालेगी हमारे हेल्थ पे, बल्कि जो एक्यूट जो डिजीज़ है, यानी कि जो 1 या 2 दिन हमें हो रहा है, तो वो उतना प्रभाव हमारी बॉडी में नहीं डालता है। तो ये है कुछ जो पॉइंट्स है जो हमें बताते हैं कि क्या क्या वहाँ पे चेंजेस आते हैं। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, उसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट कॉज डिजीज, यानी कि रोग किन कारणों से होते हैं। अब हम देख लेते हैं, हमने पढ़ लिया है कि हेल्थ क्या होती है, रोग क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब हम देखते हैं कि रोग किन कारणों से होते हैं। सबसे पहले हमने कहा वी नो दैट डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय 2 फैक्टर, यानी कि जो बीमारियां हैं वो 2 कारकों की वजह से यहाँ पे होती हैं। कौन कौन से हैं वो कारक? हमने कहा इंटरनल फैक्टर इन आवर बॉडी, यानी कि पहला क्या कह रहा है कि इंटरनल फैक्टर इन आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर के जो आंतरिक कारक होते हैं, पहला ये कारक है। सेकेंड हमने कहा एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि बाहरी कारक। तो बीमारियों के लिए कौन कौन से कारक रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एक तो आंतरिक कारक होते हैं और एक बाहरी कारक होते हैं। तो कौन कौन से आते हैं आंतरिक और बाहरी कारक में, हम देखेंगे। सबसे पहले आंतरिक कारक के बारे में, सबसे पहला होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि हार्मोनल असंतुलन। हमने देखा है कि हमारी बॉडी में बहुत प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, जो कि यहाँ पे क्या करते हैं, एज अ मैसेंजर का काम करते हैं, या फिर यहाँ पे अलग अलग जो चीज़ों में अपनी भूमिका को निभाते हैं। तो अगर हार्मोन्स में असंतुलन हो गया, यानी कि हमने क्या पढ़ा, जब हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा तो हमने कहा जो हार्मोन्स होते हैं वो निश्चित मात्रा में स्रावित होते हैं और निश्चित अवधि में स्रावित होते हैं, यानी फिक्स, ऐसा नहीं होता कि हार्मोन्स हमेशा रिलीज हो रहे हैं, कभी ज़्यादा कभी कम हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जब रिक्वायरमेंट होती है तभी यहाँ पे हार्मोन्स रिलीज होंगे। तो ये एक बैलेंस बना रहता है हमारी बॉडी में हार्मोन्स का। अगर ऐसा हुआ कि जब हमें ज़्यादा आवश्यकता है, अगर कम वहाँ पे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, कैरेक्टर शो नहीं हो पाएगा। अगर हमें अधिक आवश्यकता है, कम हो रहा है, या कम आवश्यकता है, अधिक वहाँ पे श्रावण हो रहा है, तो इसी चीज़ को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हार्मोन्स में असंतुलन यहाँ पे बना हुआ है, इस वजह से भी यहाँ पे डिजीज हो सकती है। सेकेंड हमने कहा एलर्जिक रिएक्शन, यानी कि एलर्जी की प्रतिक्रिया। अब कुछ लोगों को क्या होती है, एलर्जी होती है किसी पर्टिकुलर चीज़ से। एलर्जी क्या होती है कि एलर्जी एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी कंडीशन है जब कोई व्यक्ति किसी निश्चित चीज़ की या निश्चित वस्तु के संपर्क में आता है, तो उसकी बॉडी में कुछ एबनॉर्मल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, यानी असामान्य कुछ परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा है कि जैसे कोई व्यक्ति है तो उसे धूल से एलर्जी होती है, तो क्या होता है कि जब भी वो धूल के संपर्क में जा रहा है तो उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि उसे छींक पे छींक आने लग गई है, या फिर उसमें क्या है, वहाँ पे म्यूकस निकलने लगा है नाक से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आँखों से पानी निकलने लगा है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वह एबनॉर्मल है। नॉर्मली हम लोग धूल में जाते हैं तो हमें इतना प्रभाव हम पे नहीं पड़ता है, लेकिन अगर किसी को एलर्जी है तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे होने लगती है, सफोकेशन वहाँ पे होने लगेगी, यानी कि वो इनहेल नहीं कर पाएगा वहाँ पे, या फिर छींकें वहाँ पे आ सकती हैं, नाक और आँख से वहाँ पे पानी बहुत आ सकता है। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, असामान्य से कुछ लक्षण हैं। और तब जैसे ही क्या होता है, वो व्यक्ति धूल से दूर जाता है तो वो सामान्य हो जाता है, यानी कि अब वो नॉर्मल कंडीशन में। तो इस प्रकार के हम क्या देखते हैं, एलर्जिक रिएक्शन देखते हैं। लोगों को अलग अलग प्रकार से एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, किसी को स्किन से रिलेटेड कोई एलर्जी रिएक्शन होते हैं, किसी को डाइजेस्टिव, जैसे कि किसी को खाने से कुछ क्या होते हैं, एलर्जी होती है, कुछ भी चीज़, चाहे वो सब्जी है या दाल है या कोई फ्रूट है, तो किसी को किसी खाने वाली चीज़ से एलर्जी होती है। किसी को टच करने से, जैसे कि किसी को कोई पर्टिकुलर उसने घास टच कर ली है या कोई पेड़ टच कर लिया है, तो उससे क्या होती है, एलर्जी होती है। किसी को क्या होती है, रेस्पिरेटरी एलर्जी होती है, जैसे कि
आपने देखा होगा कि जब यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन होते हैं, तो हवा में बहुत सारे पॉलन ग्रेन होते हैं, तो किसी को क्या होता है जब वो इनहेल करता है और पॉलन ग्रेन जब उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाता है तो फिर वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन होने लगती है। तो ये भी रीज़न है यहाँ पे बीमारी होने का। अब एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जिसे रेस्पिरेटरी एलर्जीज होती हैं, यानी अगर किसी को पॉलन ग्रेन से एलर्जी है या धूल मिट्टी से एलर्जी है तो क्या वहाँ पे होता है। देखिए, हमने कहा था सिंपली हमारी बॉडी में क्या होता है, यहाँ पे इम्यून सिस्टम होता है। हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक वो सिस्टम जिसमें बहुत सारी सेल्स आती हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं जो कि हमारी बॉडी को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। जो बाहरी माइक्रोब्स होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, वो क्या करते हैं, हानिकारक जो माइक्रोब्स होते हैं उनसे हमारी रक्षा करते हैं। अब हमें ये पता है कि हमारे जो वातावरण में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव हैं, हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। अभी भी जहाँ पे आप हैं या फिर जहाँ पे मैं हूँ, हमारे आसपास बहुत सारे यहाँ पे क्या है, सूक्ष्म जीव हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए हानिकारक होते हैं, कुछ लाभदायक होते हैं। तो क्या हो, अगर वो हानिकारक जीव हमारी बॉडी में जाते रहें तो ये क्या करेंगे, बीमारियां कॉज करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम लोग बीमार पड़ते चले जाते हैं। कुछ ही ऐसी कंडीशन आती है, कुछ ही ऐसा टाइम आता है कि जब हम बीमार पड़ते हैं, अदरवाइज हम लोग स्वस्थ रहते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है जो बाहर के जो कारक होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो पैथोजन होते हैं, उनसे हमारी रक्षा करते हैं। तो सिंपली क्या होता है, अगर हमारी बॉडी में कोई माइक्रोब आ गया है तो वहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। वो पहचानता है कि हमारी बॉडी में कोई बाहरी जो माइक्रोब आ गया, बाहरी जीव आ गया है, और वहाँ पे अब बहुत अलग अलग प्रकार से क्या करते हैं, वो उस माइक्रोब को वहाँ पे किल कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर कोई माइक्रोब, कोई सूक्ष्म जीव या फिर कोई पैथोजन, कुछ भी आप कहिए, अगर वो आ जाता है तो दो चीज़ें वहाँ पे होती हैं। क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं कि एक तो जो ब्लड वेसल्स हैं वो फूल जाती हैं, ब्लड वेसल्स फूल जाएंगी। सेकेंड क्या काम हो गया, हमारा जो ब्रोंकाई होता है वो सिकुड़ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, ताकि वो जो माइक्रोब है वो हमारी सेल से बाहर निकल पाए। हमारी सेल से आपने देखा होगा कि जब कभी हमारी बॉडी में क्या होता है, कुछ चीज़ हमें काट देती है, कोई कीड़ा, तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता है। क्यों फूल रहा है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस केमिकल को हमारी बॉडी से बाहर भेज रहा है। तो दो चीज़ें होती हैं, हमने कहा ब्लड वेसल्स फूल रही हैं, सेकेंड हमने कहा जो हमारा ब्रोंकाई है यानी कि हमारा विंड पाइप है वो क्या हो रहा है, वो सिकुड़ रहा है। तो ये है एक नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी होती है तो उसमें क्या होता है, अगर हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में पॉलन ग्रेन चला गया, धूल के कण चले गए, तो ये सिंपली क्या होते हैं, म्यूकस के द्वारा ये हमारे बॉडी से क्या होते हैं, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में चले जाते हैं और वहाँ से एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। सिंपली ये प्रोसेस होती है। लेकिन एलर्जिक रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ही कोई पॉलन ग्रेन हमारी बॉडी में गया, जैसे ही कोई धूल का कण हमारी बॉडी में गया, हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि कोई पैथोजन आ गया है, कोई हार्मफुल क्या है, माइक्रोब आ गया है, और हमारा इम्यून सिस्टम अब एक्टिव होगा तो दोनों ही चीज़ें दोहराता है। ब्लड वेसल्स फूल जाएंगे, हमारा जो ब्रोंकाई है वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। अब जब ब्रोंकाई सिकुड़ जा रहा है बार बार, जब तक आप उस चीज़ के कांटेक्ट में हो, चाहे पॉलन ग्रेन हो चाहे धूल मिट्टी हो, जब तक आप उस चीज़ के कांटेक्ट में है, उसके संपर्क में है, तब तक ये प्रक्रिया बनी हुई है। तो क्या होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत हो गई, तो क्या होगा, इससे अब क्या होगा, अस्थमा भी कॉज हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कि अस्थमा किसी को हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जिसे अस्थमा है उसे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर एलर्जी हो रही है तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि बीमारियाँ भी यहाँ पे होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, हमने कहा जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवंशिक विकार कुछ होते हैं, वही जो हम अभी जीन के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने क्या कहा, हम बात कर रहे थे जीन्स की। हमने कहा कि हो सकता है कि हमारे जीन्स में कुछ चेंजेस आ गए हैं, या फिर हमारे माता पिता के जीन में कुछ चेंजेस आ गए थे, वही जीन फिर हमें क्या हो गए हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो गए हैं। जीन में कुछ चेंजेस आ गए हैं तो इसका मतलब एबनॉर्मलिटीज यहाँ पे होगी। नेक्स्ट हमने कहा मेल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, यानी शरीर के अंगों का खराब होना। अब जैसे हमने कहा कि हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, ये भी एक रीज़न होता है कि यहाँ पे बीमारियाँ आ जाती हैं। ये हमने सारे पढ़े इंटरनल फैक्टर। क्यों इंटरनल फैक्टर कहा जा रहा है, क्योंकि ये सारे ही जो फैक्टर है वो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों से रिलेटेड हैं। अब हम पढ़ते हैं जो बाहरी कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। हमने कहा अनहेल्दी डाइट, यानी कि अस्वास्थ्यकारी आहार,
जैसे कि हम लोग फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, या फिर आपने बासी भोजन खा लिया, या फिर आपने खराब भोजन खा लिया, तो इन सारे भोजनों से क्या होता है, हमारे जो हेल्थ है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हमने कहा डिजीज कॉजिंग जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई, यानी कि जो हम जिन सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे थे, जिन माइक्रोब की हम बात कर रहे थे, वो यही है बैक्टीरिया, वायरस और जो कवक होते हैं। ये भी क्या करते हैं, बीमारियों को कॉज करते हैं। कहाँ होते हैं, हमारे वातावरण में होते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बात की, हमने कहा पॉल्यूशन इन द इन्वायरमेंट, यानी कि वातावरण में बहुत प्रकार का पॉल्यूशन होता है, बहुत जहरीली गैसें होती हैं। हमने कहा था सल्फर और नाइट्रोजन निकलता है बहुत सारी फैक्ट्रियों से, गाड़ियों से, और वो फिर क्या होता है, हमारे वायुमंडल में जाता है और पानी के साथ कंबाइंड होकर क्या करता है, वहाँ पे बहुत हार्मफुल एसिड का फॉर्मेशन करता है, यानी अम्ल का निर्माण कर रहे हैं। हमने कहा सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण हो रहा है, नाइट्रिक एसिड का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, इसी का परिणाम है अम्ल वर्षा, क्योंकि ये क्या है, ये जो अम्ल बने हैं, जब बारिश आती है तो ये अम्ल बारिश के साथ क्या होते हैं, पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं और इसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। ये तो था एक चीज। दूसरा हमने कहा कि बारिश नहीं हो रही है, और अब ये जो अम्ल हैं ये क्या हो रहे हैं, स्मोग और फॉग के साथ मिक्स हो जा रहे हैं, और जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ये जो एसिड है ये भी चले जाते हैं। तो अब क्या हो रहा है, ये जो इतने हार्मफुल, इतने हानिकारक जो अम्ल हैं हमारी बॉडी के अंदर जब जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई बीमारी वहाँ पे कॉज करते हैं। तो ये क्या था, वातावरण में प्रदूषण से रिलेटेड आ गया है। नेक्स्ट हमने कहा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, यानी कि अस्वस्थ जीवन शैली, यानी हमारे जो लाइफस्टाइल होता है उसमें जैसे हम क्या करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं, योगा नहीं करते हैं, तो फिजिकली हम फिट नहीं रहते हैं। तो फिजिकली हम फिट नहीं रहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे जो स्वास्थ्य है उस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारे पास आते हैं कुछ कारण, जिनके कारण क्या होता है, यहाँ पे रोग होते हैं। चलिए, सो क्लास आज हमने पढ़ा रोगों के बारे में, कितने प्रकार के रोग होते हैं, क्यों यहाँ पे रोग हो रहे हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।